एक हिंदू धर्म संस्था के सबसे उच्च शिखर पर बैठ करके, इसका मतलब है जातीय वर्चस्व को बना के रखने वाले ये लोग, यही लोग पाखंडवाद को परोस रहे हैं। बिल्कुल खतरा पाखंडवाद से है। मैं समझता हूँ पाखंडवाद ने हिंदू धर्म को सत्यानाश करके रखा है। जो पंडित हैं ट्रेडिशनली जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, देखिए खतरा किसी ब्राह्मण से नहीं है, खतरा उस बात से है जिसको मनु संहिता के कारण मनुवाद आया, उसी को आप दूसरे रूप में ब्राह्मणवाद कहते हैं। दुर्भाग्य है दुनिया वालों के लिए कि लोग प्रभु की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं, आराधना करते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है आप भी करते हैं, तो थोड़ा इसे जरूर करते हैं। दिखा दीजिए, मंदिर सर का दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों में ये भी गलतफहमी है कि नहीं, बिल्कुल आप नास्तिक तो नहीं है। एकदम विरुद्ध। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इनके ऑफिस में भी मंदिर है, घर में भी मंदिर है और रोजाना पूजा भी शायद जी मैं रोज करता हूं। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा का स्पेशल कवरेज करने के लिए बिहार में बीते 3 महीने से घूमते हुए आज एक बार फिर से प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के साथ बैठने का मौका मिला है और इनसे हम जानेंगे न केवल विधानसभा चुनाव पर बल्कि सामाजिक परिदृश्य में जिस प्रकार से काम चल रहा है, जिस प्रकार से इन्हें जाना जाता है कि समाज में जो विद्वेष है, कभी मनुवाद, कभी सामंतवाद और आजकल इन्होंने दलित उत्थान का भी बीड़ा उठाया हुआ है। पीछे इन्होंने एक प्रोग्राम भी मधेपुरा में किया था दलित उत्थान को लेकर, वो चर्चा में काफ़ी रहा, काफ़ी भीड़ भी जुटे थे और वो विपक्ष के लिए एक किरकिरी भी बनी थी। इनसे जानेंगे कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 3-4 महीने बाद, उसमें क्या भूमिका रहने वाली है विपक्ष की, आरजेडी की। जिस प्रकार से लगातार ये लोग बातचीत करते हैं, उन सारे सब्जेक्ट पे हम बारीकी से एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी, पूरी टीम का। बिल्कुल, मोबाइल न्यूज़ 24 से जुड़े हुए इस परिवार के आपके सारे सदस्यों का साधुवाद। जी मैं आपके क्षेत्र में भी गया था, हालांकि क्षेत्र यहाँ तो मिल चुके थे, लेकिन क्षेत्र में आपसे मुलाकात नहीं हो पाई संयोगवश। काफ़ी जगह गया था आपके क्षेत्र में, मुझे लगता है कम से कम 10-12 पंचायत में घूमने का मौका मिला। बहुत जगह आपका सपोर्टर भी था, कुछ नेगेटिव भी रहा। हालांकि सबसे ज़्यादा चर्चा आपके क्षेत्र में वही होता है जो जिस मिशन पे आप चल रहे हैं। पार्टी से भी थोड़ा अलग कभी हो सकता है, पार्टी में भी आपका उस पर चर्चा होता हो। आपको क्या लगता है जिस सब्जेक्ट को आप समाज में रखना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को रखने से आज के दिन में कुछ होने वाला है? आज तो काफ़ी आगे बढ़ता हुआ समाज माना जाता है, जात पात से अलग। पहले कहा जाता था कि सामंतवाद, मनुवाद, राजपूत शोषण करते हैं, ब्राह्मण शोषण करते हैं। आज तो मैं देखने को समाज में मिलता है कि अगर आप दलित में महादलित के कोई बड़े नेता हैं तो उनके यहाँ जो काम करने वाले हैं उनका वो खुद शोषण कर रहे हैं। यादवों के जो ज़मींदार हैं वो यादवों का खुद शोषण कर रहे हैं। कहाँ राजपूत का या ब्राह्मण का शोषण कर पाता है? असल में इस बात को इस ढंग से लीजिए कि इस देश में सनातन को जिंदा करने में या सनातन की मजबूती के लिए शंकराचार्य लोग ज़्यादा रात दिन काम करते हैं। जी और पुरी के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद साहब, ज्ञानी भी हैं और शंकराचार्य तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वेद वेदांत के अध्ययन करके लोग वहाँ पहुँचते हैं। वो याद ऐसा सुनते हैं कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग जगह पर जाते हैं। हाल में उनका 2-4 वीडियो देखने का मौका मिला है, पता नहीं आप देखे कि नहीं? बिल्कुल सुने क्या कहते हैं? सभी शंकराचार्य यही कहते हैं, सारे कथावाचक वही कहते हैं। जो जहाँ आपत्ति है, जी देखिए, विशेषाधिकार प्राप्त जातियाँ जो हजारों साल से ताकतवर है, क्या उन्हीं को ताकत देने से देश ताकतवर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ताकत की जरूरत किनको है? जो कमज़ोर लोग हैं। तो जो कमज़ोर लोग हैं उनको ताकत देंगे, वो बराबरी में ना भी पहुंच पाए
लेकिन एक प्रतिष्ठापूर्ण स्तर पर जाएगा, तब आपका देश ताकतवर होगा। इसी फिलॉसफी पर समाजवाद आया है कि जो सबकी बात करेगा, सारे कमज़ोर लोगों के उत्थान का, तरक्की का बात करेगा, तब देश ताकतवर होगा। आप भी शायद मानते होंगे, बिल्कुल सभी मानते हैं इस देश के 85-90% लोग जो हाशिए पर रहे हैं, उत्पीड़ित रहे हैं, उपेक्षित रहे हैं, इन लोगों को आप दबा करके देश को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। दिक्कत इसके लिए दोषी किसे मानते हैं आप लोग? मैं बताता हूँ, वही जो विचार हम लोगों के समाज में आया, जिसको हम लोग हिंदू का धर्म कहते हैं, या पता नहीं आजकल लोग हिंदू धर्म छोड़ के सनातन कहने लगे हैं। तो हमको तो ये मानते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म में आस्था करने वाले लोग हैं। अब हिंदू धर्म की विसंगति क्या है आप समझिए। हमारे हिंदू धर्म को कमज़ोर कर अगर हुआ है तो वो पाखंडवाद के कारण ही कमज़ोर हुआ, जैसा मैं समझता हूँ। जी जी। ये हर दास पर हम कहते रहे हैं, और हमको तो लोग विलेन मिला के परोस दिया। सत्य को सुनने का लोगों ने साहस नहीं किया, और हम अपनी तरफ से कुछ तो बोले नहीं। जो धर्म ग्रंथ के उद्धरण मैंने दिए, उस धर्म ग्रंथ में अर्थ भी लिखे हुए हैं, अर्थ में कोई अपनी तरफ से नहीं कहा। मूल बात ये है कि किसी भी समाज में, चाहे वो हिंदू समाज हो या दीगर और कोई समाज हो, जिसमें इंसान को अछूत लोग बनाता हो, सारे मतलब मनुष्यों को या जीव जंतुओं को ईश्वर ने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर ने कहाँ कह दिया कि नहीं तुम अछूत हो? तो अब कहाँ है अछूत? तो अब कौन अछूत है? अछूत कौन है सो देखिए। अब निश्चलानंद की बात को सुनिए। वो कहते हैं कि ब्राह्मण से कोई टकरा नहीं सकता है, क्योंकि सारे लोग, मैंने क्षत्रिय के बारे में विशेष कर कहे हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से पैदा हुआ है, और इस ढंग से भय पैदा करते हैं कि अगर अग्नि जल से टकरावेगा तो सत्यानाश किसका होगा, अग्नि का कि जल का? यही बात बोलते हैं। मतलब गोया कि अगर क्षत्रिय ब्राह्मण से टकराएंगे तो क्षत्रिय का नाश निश्चित है। अगर ये जातीय वर्चस्व की भाव या बात इतना ज्ञानी पुरुष करता हो एक हिंदू धर्म संस्था के सबसे उच्च शिखर पर बैठ करके, इसका मतलब है जातीय वर्चस्व को बना के रखने वाले ये लोग, यही लोग पाखंडवाद को परोस रहे हैं। बिल्कुल। खतरा पाखंडवाद से है। मैं समझता हूँ पाखंडवाद ने हिंदू धर्म को का सत्यानाश करके रखा है। जिस धर्म में इंसान अछूत होता हो वह धर्म नहीं हो सकता है, वह पाखंड ही हो सकता है। उसको चलाने वाले लोग पाखंडवादी हो सकते हैं। वरना मर्यादा पुरुषोत्तम अपने को उन्होंने भगवान नहीं कहा, और हम समाज देश दुनिया में उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी इस दुनिया में आए और देखा, उस समय जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो चुका था, क्योंकि केवट भी है, हाँ सभी तरह के हैं, धोबी भी है, नाऊ भी है। तो मतलब जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव उस समय तक हो गया होगा, तभी तो जाति डिनोटेड है। और क्षत्रिय तो है ही है, तो ब्राह्मण तो है ही है। तो वो जो देखे आकर के, मेरी मान्यता है कि वो इस बात से दुखी हुए, कुपित हुए। ऐसा भी कौन समाज है कि उसके साथ ना खेलो, उसके साथ ना बैठो, उसके साथ न खेल, मैंने क्या कहते हैं, खाना खाओ, उसके साथ न खाना खाओ। लो, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं ही इस व्यवस्था द्वारा कुरीति के रूप में पैदा किए गए इंसान को अछूत बनाने वाले सबसे कमज़ोर जाति सबरी के, माता सबरी के जूठे बैर खाता हूँ। अगर मैं खा लूँगा तो हो सकता है दुनिया इस पर चल पड़ेगी। अच्छा मैसेज आएगा। अच्छा मैसेज आएगा। और अगर इस मैंने दुर्भाग्य है दुनिया वालों के लिए कि लोग प्रभु की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं, आराधना करते हैं,
बिल्कुल, मुझे लगता है आप भी करते हैं, तो थोड़ा जी, जी, इसे जरूर करते हैं। दिखा दीजिए, जी, मंदिर सर का दिखा जी, दीजिए, जी। क्योंकि बहुत लोगों में ये भी गलतफहमी है कि नहीं, बिल्कुल आप नास्तिक तो नहीं नहीं, है। नहीं, एकदम तो विरुद्ध। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इनके ऑफिस में भी मंदिर है, घर में भी घर मंदिर में भी है। और रोजाना पूजा भी शायद जी, जी, करते हैं। जी, मैं रोज करता तो हूँ। ऐसा नहीं है कि समझने का फेर है, मतलब तर्क देके जो गलत है उस पाखंड का विरोध कर, जी, जी, निश्चित रूप से किसी भी पाखंडवाद का विरोध होना भी चाहिए, हर जगह होना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और आरएसएस प्रमुख ने भी इस बात को आपके बाद उठाया, तो उनका किसी बिल्कुल, ने बिल्कुल। विरोध नहीं किया। हम तो साधुवाद करना चाहते हैं आरएसएस प्रमुख का। उन्होंने मेरी बात को बहुत ताकतवर ढंग से कहा, और एक बार नहीं, आज तक कह रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि मेरी ये समझ है। और चूंकि मैं जिस विषय को पढ़ा हूँ, तो बायोलॉजी साइंस में जीवों की उत्पत्ति को पढ़ाया जाता है और मानव के क्रमिक विकास कैसे हुए, तो वो जो है जीवों के क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत, उसी क्रमिक उत्पत्ति में अद्यतन, आधुनिक कहिए अद्यतन कहिए, जीव मनुष्य है। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इस मामले में। सारा चीज ईश्वरीय है, तो ईश्वर के किए गए कार्यों का अनुसरण करो ना। सिर्फ ईश्वर ने, भगवान जी प्रभु श्री राम के एक उदाहरण कर देते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली मेरी अर्चना करो। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। ये सीधी बात है कि जब भगवान राम जी अछूत सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, अब अछूत क्यों? भगवान तो नहीं बनाया, वो मनुष्य ने बनाया, छूत अछूत। इसलिए मेरा हर समय शुरू से ये मानता रही है, जितना मैं पढ़ा हूँ, कि इंसान अछूत नहीं हो सकता है। इंसान अछूत पाखंडवाद बनाता है। बिल्कुल। और इसी पाखंडवाद के कारण इतना पुराना धर्म होने के बावजूद भी नेपाल और भारत में ये दम तोड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? इतना पुराना धर्म, अब समझिए, वैष्णव जन का तेने कहियो पीर पराई जान रे, दूसरों के पीड़ा में शामिल होने वाले को ही लोग सनातनी कहते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले कहते हैं, हिंदू धर्मावलंबी कहते हैं। विश्व का कल्याण की बात होता है, और फिर किसी धर्म की बात नहीं होता है। अब दूसरे को दुख दे करके हम अपने आप को हिंदू या सनातनी कहें, ये नहीं हो सकता है, ये कदापि नहीं हो सकता। इस चीज की इजाजत तो ईश्वर नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो इसी चीज का तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा सर्वोच्च संस्था पर बैठ करके, मतलब पीठाधीश्वर, समझिए, मैंने 4 पीठ में से, मानदित पीठ में से एक पीठाधीश्वर पूरी वाले सबसे ये सब तो सभी, और वो अगर ये कहता हो कि भाई क्षत्रिय अगर ब्राह्मण से लड़ेगा तो सत्यानाश क्षत्रिय का होना है, इसका मतलब आप खौफ पैदा करते हो, जातीय खौफ। और ये कि भगवान के नाम पर करते हो, उसी भगवान के नाम पर जिस भगवान की कमाई सब लोग खा रहे हो, मतलब एक बात करें तो ये है। दूसरी बात आपने जो कही कि अभी कहाँ है जात पात, आप देखिए 2018 में रामनाथ कोविंद जी जगन्नाथपुरी मंदिर में पूजा करने गए स्वपत्नी, और वहाँ पाखंडियों ने उनको घुसने नहीं दिया। फिर राष्ट्रपति भवन से नोटिस हुआ, मैंने वहाँ जो लोगों को रोका होगा, कार्रवाई क्या हुई? इसके पीछे कोई पड़ा, पीएमओ को पढ़ना चाहिए कि भाई राष्ट्रपति रोके जा सकते हैं, मेरे ही, ठीक है, आप कह सकते हैं कि सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन इस तरह के मान्यता रखने वाले के बाद लोगों के विरोध में सियासत क्यों नहीं खड़ी होती है? अब ये जीतन बाबू मांझी थे 2014 में मुख्यमंत्री, मधुबनी के एक मंदिर में, दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, और सच्चाई ये है कि मंदिर के अंदर घुसे भी नहीं, सीढ़ियों पर से ऐसे प्रणाम कर लिए, वो बोलते भी हैं, लेकिन बाद में पाखंडियों ने उसको गंगा जल से धो दिया। तो 48 वर्ष 50 वर्ष पहले डॉक्टर संपूर्णानंद जी की मूर्ति का अनावरण बाबू जगजीवन राम जी किए थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, और जब मैंने वो मूर्ति का अनावरण करके गए बनारस से, तो फिर पाखंडियों ने उसको गंगा जल गोबर से धो करके लीप करके शुद्ध किया। 50 वर्ष पहले भी वही बात थी, 1000 वर्ष पहले भी वही बात है, और फिर मतलब अभी अद्यतन आधुनिक भारत में, जहाँ हमको 75-77 वर्ष हो गए आज़ादी को, आज भी एक पूरी के शंकराचार्य जातीय खौफ को पैदा करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। आज जितने कथावाचक हैं, अब अपने आप को
प्रभु से भी ऊपर कहते हैं कि ब्राह्मण तो प्रभु से भी ऊपर है। अब ईश्वर से ऊपर कहने वाला लोग, अब हमको लगता है वो पाखंडी उसको नहीं कहा जाए तो क्या कहा? नहीं, जहाँ तक आपने ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात कही, तो एक चीज़ ये भी आप बोल रहे हैं तो शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, तो वो भी स्पष्ट कर दीजिए दर्शकों को कि ब्राह्मण हर जगह या तो राम भगवान का पूजा करने जाते हैं या कृष्ण भगवान का पूजा करने जाते हैं या उन्हीं के नाम पे मतलब पूजा पाठ करके उनका काम चलता है। तो क्षत्रिय का तो पूजा करते हैं, ब्राह्मण किसका पूजा करते हैं? मतलब राम भगवान को तो क्षत्रिय मानते हैं आप भी। देखिए मैं बताता हूँ, तो वो क्षत्रिय का पूजा करते हैं, तो वो ब्राह्मण बड़ा कैसे हो गया क्षत्रिय से? मैं बताता हूँ। जी जी। अब ये है कि क्षत्रिय कुल के भगवान जी हुए, अधिकतर भगवान क्षत्रिय कुल में ही पैदा हुए। अब उनको समझाइए ना ये बात। नहीं, मैं आप भी इस पे स्टडी कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ, हमारे दर्शक को मैं ये कहता हूँ, जी जी, इसका मतलब है कि भगवान को अपना जेबी में ले लिए, पॉकेट में ले लिए। हाँ। और ये कहने लगे कि मतलब एक श्लोक है, मन क्रम वचन, मैंने ये मानस में श्लोक है, मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर से मोही समेत विरंची शिव बस्ता के शब्द। इसका मतलब है मन क्रम वचन से कपट त्याग कर, मन क्रम वचन से कपट त्याग। हम अपने तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो मानस के उसी लाइन में लिखा, मैंने है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा, मैं असेंबली में भी दिखाया हूँ। मन क्रम वचन से कपट त्याग कर, जो व्यक्ति भूलोक के देवता कौन है? तो ब्राह्मण है, उनकी सेवा करता है कपट त्याग कर, मतलब कोई प्रपंच नहीं होना चाहिए। अब भगवान जी से कब आया है, माने ये तुलसीदास जी लिखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, और भगवान जी के कहा था कि प्रभु श्री राम जी से कहा आया है कि उससे जो व्यक्ति मन क्रम वचन से कपट त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, उससे मैं स्वयं विष्णु में लिखा हुआ है, लिखा मैं निकाल के दिखा देता हूँ, क्या रामचरितमानस है। हाँ। तो मतलब मैं स्वयं, मैंने राम जी से कहा, राम जी कहते हैं मैं स्वयं विष्णु ब्रह्मा महेश और सभी देवता उसके बस में हो जाते हैं। गोया कि लिखने वाले जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उन्होंने आजकल एक और चीज़ चल रहा है, मेरी बात पूरी कर लीजिए। उन्होंने इस बात को साबित किया कि आप कुछ भी करो, ब्राह्मण की सेवा करो, किसी भगवान को पूजने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण पूजनीय है। बिल्कुल। आजकल एक और चीज़ चल रहा है, मैं भूल जाऊँ। आप एक बताइए कि इंसान के रूप में जाति पूजनीय होगा कि ज्ञान पूजनीय होगा? और फिर ये भी कहते हैं जो चार वर्ण बनाने की बात है वह गुण कर्म के हिसाब से है, तो गुण कर्म के हिसाब से तो है, तो फिर भाई ये ट्रेडिशनल क्यों ला रहे हो उस चीज़? हाँ, आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए या बहस में लोग ला रहे हैं कि जिस ब्राह्मण द्वारा भागवत कथा का ज्ञान बांटा जा रहा है या मंच पे जाके कथा वाचन किया जा रहा है, उस भागवत कथा को लिखने वाले वेद व्यास जी वो ब्राह्मण नहीं थे, वो शायद किसी शूद्र जाति के थे। और रामायण जो तुलसीदास जी हैं वो भी शायद ब्राह्मण नहीं थे, ये भी कहा जा रहा है। तरह तरह की बात चल रही है, तो इसमें ब्राह्मणवाद कहाँ है? वो लोग तो कह रहे हैं कि हम दूसरे का लिखा हुआ, दलित का लिखा हुआ किताब को पढ़ के और ज्ञान बांट रहे हैं। मनु संहिता पढ़े हैं? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा। तो मेरे पास है। जी जी जी। मनु संहिता ये कोट किया हुआ, जी ठीक है। मनु संहिता के हिसाब से, अब मनु संहिता पर देश चल रहा था, अब कब से चल रहा है नहीं, हम एरा नहीं जान रहे हैं ना। बिल्कुल क्योंकि वो अंग्रेजों के ज़माने में कुछ आया कि अंग्रेजों ने पूछा देश कैसे चलता है, तो कुछ लोगों ने बोला कि जो मनु संहिता से चलता है, मनु संहिता, और मुसलमानों का कुरान से चलता है। दोनों मिलता जुलता ही किताब है, मैंने दोनों का अध्ययन किया है थोड़ा बहुत, तो शायद दोनों मिलता जुलता ही किताब है। एक आजकल वीडियो वायरल हो रहा है, एक संत टाइप के लोग हैं, हाँ समझे कि नहीं? जी जी जी। वो कहते हैं, और ब्रह्म वैवर्त पुराण का पेज संख्या भी गिना रहे हैं, 61, 62, 63। उसमें लिखा है कि भगवान कृष्ण की शादी जब रुक्मिणी से हो रही थी, जबकि रुक्मिणी अपहरण हुआ है, आपको भी पता है। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या है वो तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो संत जी का पढ़े तो सुने हैं, और वो दावे से कह रहे हैं कि 61, 62, 63 पेज संख्या सही।
कि जब रुक्मिणी के शादी में रुक्मिणी के पिताजी ने, राजा रुक्मन ने कितना लाख कछुए काटे, कितना लाख बैल काटे, कितना लाख गाय काटे, कितना लाख मृग काटे। मैंने घुमा फिरा लगता है तो अंत में कहते हैं कि भाई पूरे देश को दावत था क्या। तो मतलब ये क्या है, यह नहीं दिखता है कि ये पाखंडवाद को परोसता है ये चीज़ें। जिसने भी लिखा हो, जिसने भी इन चीज़ों को लिखने का प्रयास किया हो या लिखे हैं, तो अगर मनुस्मृति पढ़ेंगे तो नारी को शिक्षा मना था, शूद्रों को शिक्षा मना था। तो पढ़ने कब से लगे या पढ़ाई बंद कब से हो गई? अच्छा, नहीं तो मनुस्मृति में अगर ये होता तो सीता माता क्या ज्ञानी उन्होंने नहीं पढ़ाई की थी, और जितने भी धर्म नहीं पढ़ने का तो अधिकार ही नहीं था, उसको पढ़ना कहाँ था। प्रोटेक्टर थे वो लोग, तो क्षत्रिय प्रोटेक्टर होते थे सोसाइटी के। नहीं तो उस समय आप कहीं भी पढ़ने का बात आप निकाल भी नहीं सकते किसी ग्रंथ में उन लोगों के। शंकराचार्य जी ने जो डिबेट आपके क्षेत्र में किया था महिषी में, तो वो कोई भूल सकता है क्या? वो तो आपके बगल की कहानी है। शंकराचार्य जी किससे डिबेट किए थे? मंडन मिश्र की पत्नी, वो क्या भारती, वो क्या थे? मतलब स्त्री थी ना। तो हम सुने कह रहे हैं वो तो किस चीज में डिबेट किए थे? शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ कौन सा शास्त्र? देखिए, तो जिसको सिर्फ औरत ही समझ सकती है। नहीं, सिर्फ उस पे तो वही पर परास्त हुए है ना वो शंकराचार्य। क्योंकि मान लीजिए औरत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप करिएगा तो कोई पुरुष तो आसानी से नहीं बता पाएगा। समझेंगे ना? मैं इस बात का अंदर जाइएगा तो पता चल जाएगा। एनीवे, हमारा ये कहना है कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है, पढ़ाई करता हो नहीं करता हो, पर तो शुद्ध सम्मुख भी लिया था। हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ के एक ब्रह्मचारी जी होते थे, तो वो चले गए बनारस पढ़ने के प्रति आसक्ति हुई, और बनारस में जब पढ़ाई कर लिया तो मेधावी थे, तीक्ष्ण थे, नामी गामी लोग हैं। सोशल रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ जो है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन में बड़ा योगदान है उनका, ये पाखंडवाद से अलग। और जब देखा कि वहाँ तो भाई आचार्य कौन होता था? पंडित लोग आचार्य होते थे। तो ये जो छुपा के अपना नौकरी वोकरी करके मसाला वसाला पीस के जो अध्ययन किया वहाँ पर, जो ये पंडित लोग जो पढ़ाते थे अपने बच्चों को, तो उनको दिमाग में स्टोर होते गया। तो कभी किसी बच्चे को किसी पंडित ने कहा कि भाई आप बताओ इस सवाल को, तो उसका शिष्य नहीं बता पाया। ये मसाला पीसते हुए ये जो है क्या कहते हैं, बता दिया। तो उन खोजबीन शुरू किए, कौन हो सकता है, ये तो पढ़ लिया, कहीं शूद्र तो नहीं आ गया। तो उनसे जब परिचय हुआ तो पूछते अपना युवक बता दिया, टूट गया कि हाँ भाई हम आए हैं, हम पढ़ने के लिए आए थे, और हम जो है क्या करते, यहाँ पढ़ने का विधान नहीं है, तो हम तो आप नौकरी करके मैंने सुन करके पढ़ाई करने लगे। तो पता है ये कौन से ईस्वी की बात है? मतलब इसी ये अभी उनको मरे हुए हमको लगता है बहुत ज़्यादा नहीं, 25-30 वर्ष हुआ है। अच्छा, तो मैंने हमारे जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन में भूपेन्द्र नारायण मंडल जी थे, हमको लगता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हुए हैं उन्हीं के साथ से, क्योंकि पाखंडवाद पर वो डिबेट करते थे, अच्छा संस्कृत अच्छे जानकार थे। तो इतने आधुनिक बात में तो आपको शायद शांति कुंज के बारे में पता हो ना हो। शांति कुंज का जो है हरिद्वार में, वहाँ तो उन्होंने जो पंडित राम प्रसाद शर्मा शायद उनका नाम है, जो जिन्होंने बनाया था वो, और वो तो यज्ञोपवीत और ये जो शास्त्र की पढ़ाई सभी जाति के लिए किया हुआ है, वहाँ तो कोई बंधन नहीं है अभी। आप ये बताइए ना कि वो हमारे यहाँ के थे, और उनको जब ज्ञान अर्जित कर लिया, तो जैसे है ना मनुस्मृति में कि दंड देना है, वेद सुन ले तो कान में गरम ये शीशा पिघला कर डाल दो, पढ़ ले तो जिह्वा काट लो। उनके जिह्वा पर लोहे के गरम सलाख से दागा गया, पीठ को दागा गया, तो वो आदमी अच्छा खासा बोलने वाला तुतला के बोलने लगा, वहाँ से भाग कर आया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 4 नंबर की व्याख्या अगर हमारे शास्त्रों में है तो गुण कर्म के आधार पर है, तो भाई अब जो गुणी होगा वही पंडित होगा। तो हमारे इलाके में रिफॉर्मेशन हुआ, हम लोग रिफॉर्मेशन हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हुआ। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, हम लोगों के परिवार में
अपनी बात कह रहा हूँ कि हम लोगों के परिवार में शादी कराते हैं यादव पंडित, हाँ, और ऐसा कम से कम 25 से 30 परिवार में कराते हैं। विभिन्न जाति में वो कुछ ये जो है क्या कहते शर्मा लोगों में भी देखते हैं। उसके बाद ये देखे हैं कि साहब शादी तो नहीं, हर कर्मकांड कराते हैं, समझे कि नहीं। और वो व्यक्ति जब चूँकि नॉलेज था बहुत अच्छा, तो वो उस समय तो और लोग ज़्यादा पाखंडवाद में उलझे हुए थे। तो जो पुराना जो उस समय का जमींदार लोग होता था, जो ओबीसी समाज का, तो वो डिबेट कराते थे बाहर के पंडितों को बुला करके। एक मंच पर ये होते थे, दूसरे मंच पर वो पंडित होता था, जज होते थे, उसमें जज होते थे, और जज निर्णय करता था। जब ये परास्त कर देता था तो लोग मान लेता था कि भाई ये ब्रह्मचारी जी सही कह रहे हैं। तो उस दिन से मैंने जो पढ़े सो पंडित होए, जो ज्ञानी होगा वही पंडित होगा। तो लोग उस समय जो है मान लेता था कि ना भाई छोड़ो, इजात पात से पंडित नहीं होता है कोई, ज्ञान से पंडित होता है। ज्ञान से पंडित, ये रिफॉर्मेशन का काम वो चला है। लेकिन जो पंडित है ट्रेडिशनली जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, देखिए खतरा किसी ब्राह्मण से नहीं है, खतरा उस बात से है जिसको मनु संहिता के कारण मनुवाद आया, उसी को आप दूसरे रूप में ब्राह्मणवाद कहते हैं। नहीं तो हम आप तो बताइए सही, ये सबकी चिंता करने वाला, मतलब जो हजारों साल से हाशिए पर लोग हैं, समाज हैं, उसकी चिंता करने वाला अगर पहला कोई व्यक्ति हुआ तो आचार्य नरेंद्र देव जी तो पंडित थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने वाले वो लोग थे। उनके साथ काम करने वाला जयप्रकाश नारायण जी भी तो वो ऊंची बिरादरी के थे। उनके साथ काम करने वाला बसावन सिंह जी वैशाली के भूमिहार थे, ऊंची बिरादरी के थे। उनके साथ काम करने वाला डॉक्टर लोहिया भी ऊंची बिरादरी के थे। तो भाई इनको चिंता क्यों हुई? वो लोग ये लोग भी तो या तो ऊंची बिरादरी थे या ब्राह्मण थे। तो देखिए मैंने बात किसी ब्राह्मण जाति को लेकर के नहीं है, हाँ, लेकिन जो मनु संहिता परोस रहा है, जो बंच ऑफ थॉट लागू करना चाहती है, गलत चीज को जो चला बीजेपी जो है, जो संघ के थॉट को लागू करना चाहती है, जो मनु संहिता का दूसरा रूप है बंच ऑफ थॉट, जिन्होंने पहले कह चुका है कि हमको ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें शूद्रों को शक्ति मिले या शूद्र को अधिकार मिले, ऐसी बातें कही गई है बंच ऑफ थॉट में। तो हमारा ये कहना है आज के डेट में तो सारे सबसे ज़्यादा शूद्र उसी बीजेपी में है, जो जीत के भी आते हैं, पद पे भी बैठे हुए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन समाज को का जो हित चाहे सोचेगा वो अपनी स्वार्थ को त्यागेगा। जो मैं गोया की एक उदाहरण दे रहा हूँ, कल गिरधारी जी कहे हैं कि मैं सत्य को सत्य न कहूँ तो बेकार एमपी बन के आया हूँ। SIR के मामले में कह रहा है, वो आपका बयान सुने होंगे, SIR के मामले में कह रहा है कि नहीं, जो चुनाव आयोग जो है अव्यवहारिक काम कर रही है। जब मैं MP हूँ और मेरा बेटा मेरे काम पड़ता है, हमको कागज जुटाने में 10 दिन लग गया, तो समान लोगों की क्या स्थिति हो सकती है साहब? ये भी तो हो सकता है वो प्लांटेड बोल रहे हैं, उन्हें बोलने के लिए कहा गया हो। क्यों? आप जब यही सारी चीजें चुनाव आयोग ने ऑनलाइन किया हुआ, ये सेंटेंस पूरा हो जाए, ऑनलाइन है और उनके बेटा पढ़े लिखे हैं, अमेरिका में क्या कहीं भी हो, चांद पे भी इंटरनेट से मेरी बात समझिए। आप श्रीमान पढ़े हैं ना जी, आप हमको बता दे दीजिए 1987 से लेकर के 2003 तक क्या करना है, 2003 से के बाद क्या करना है, मोटा मोटी यहाँ से यहाँ तक के लोगों को पिता माता दोनों का सर्टिफिकेट लगाना है, यहाँ से यहाँ तक के लोगों को खाली माता के जन्म प्रमाण पत्र लगाना है। भैया अद्भुत है। नहीं, फॉर्म भरने में अभी तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है लोगों को। आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन गया कि आधार कार्ड को मानिए, राशन कार्ड को मानिए, इपिक नंबर ऑफ वोटर आई कार्ड को मानिए। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकली है, लेकिन येलो जो फॉर्म भैया आप देखिए तो आप इसका मतलब लोगों के आंख में धूल झोंक रहे हैं। अगर कोर्ट का डायरेक्शन आया तत्क्षण चुनाव आयोग का अधिसूचना जारी होना चाहिए। आज तक हुआ, और फिर क्या कह दिया कोर्ट को, जानते हैं नहीं सर, कौन 740 पेज का कितना कर दिया है, एफिडेविट दिया है, उसमें तो सामने नहीं आया है वो जो भी है, आने वाले लोग पढ़ लिए उसको। अच्छा, क्योंकि जब जमा हुआ तो पढ़ लिया वकील के माध्यम से। उसमें नोटेड है कि साहब मतलब हम आधार कार्ड, एपिक नंबर और राशन कार्ड पर
वोटर नहीं वोटर नहीं बना सकते हैं, सत्यापित नहीं कर सकते, सत्यापित नहीं कर सकते। आप समझिए, मतलब नए वाले को या जो पुराने हैं उनको, सबके लिए कह रहे हैं भैया, छोड़ दिए नया पुराना। हमारा ये कहना है कि हम उसको आधार नहीं मान सकते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो वोटर आपको 24 में वोट डाला पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, उसके बाद जो नए वोटर है या कोई मर गए हैं उसको डिलीट करना था और नए वोटर को जोड़ना था, होना ही चाहिए था। अब ये देखिए कि भाई हमारे नेता ने आज बड़ी अच्छी बात कही सदन में कि साहब पहले मतदाता सरकार चुनते थे और अब सरकारें जो है मतदाता चुनते। भाई तो अद्भुत बात है ना। ये क्या सर लगता है कि लोकशाही बच भी रही है क्या? इन लोगों का इंटेंशन लोकशाही को बनाने का है क्या? स्पष्ट है कि एक खौफ गया, चाहे सी वोटर्स का असेसमेंट हो या 2-3 और एजेंसी असेसमेंट की है, और जिन्होंने कह दिया कि भाई तेजस्वी जी का सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है यहाँ पर और बहुत डिफरेंस है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है एक जो 3 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो उस भय से, उस खौफ से बिहार के चुनाव को लूटने का प्रयास है। सीधी बात है, सीधी बात है भाई कि आप पार्लियामेंट चुनाव लड़े, उस समय तक वोटर ठीक था, और अब असेंबली चुनाव आया तो वोटर सब गड़बड़ हो गया। अगर उस समय ठीक था तो आज भी वह ठीक है। बिल्कुल, आज भी ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन सत्यापित होना चाहिए। तो आप लोग भी मानेंगे कि भाई अगर किसी व्यक्ति भैया आप एक बताइए ना, आप अजीत अंजुम जी का देख रहे हैं, बेचारा मैं देख रहा हूं, एफआईआर हो गया, आप पर भी हो सकता है अगर सच बोलिएगा तो। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आप गांव घूमे होंगे इस बीच में, हमको लगता है कि 50% मतदाता के पास आज तक बीएलओ नहीं पहुंचा। हाँ, बिल्कुल नहीं पहुंचा है। एक मिनट, और बड़े पैमाने पर डे 1 से ऑनलाइन शुरू हो गया। किसको रखेगा, किसको काटेगा, किसको क्या भरेगा, सब डार्क में है। एक बात। दूसरा है कि देश के चुनावों में महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में वोटर पकड़े गए हैं कि एक मकान में झुग्गी भी नहीं है या झुग्गी है, हजार वोटर है, 100 वोटर है, 70 वोटर है। इसका मतलब आप ऑनलाइन करके सारे फर्जी वोटर भी बनाएंगे। यहाँ पर जो है आपके विरोधी मत जो है उसको चिन्हित करके, को तो कम करने के लिए चुनाव आयोग कर रहा है। जैसे आप कम करने नहीं, फर्जी वोटर को हटाने के लिए, फर्जी वोटर हटाने के लिए नहीं, इसका 2 शहर में वोटर आईडी है उसको कम करने नहीं, वहाँ तक बात नहीं सीमित है भाई साहब। आप ये समझिए, जब लेबर डिपार्टमेंट, लेबर मिनिस्ट्री का ये स्टैंडिंग आंकड़ा है कि 3 करोड़ मजदूर बिहार छोड़ करके बाहर पलायन करते हैं। हाँ, वो लोग वहाँ भी बना चुके हैं। उनमें से अगर 3 करोड़ में यही आप कैसे कर रहे हैं, बना चुके हैं। हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, वहाँ बना चुके हैं, हम भी तो लेबर। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं जी। नहीं, अब ऐसे मत कहिए, तो उन 3 करोड़ नहीं माना जाएगा। हम तो रोज जाते हैं, 6 महीने साल भर पर आते हैं और फिर अपने घर को सेवा करते हैं। वो सब वोटर बन गए क्या? नहीं। आप समझिए कि ऐसे 3 करोड़ लोग, मैंने 8 करोड़ हम मतदाता हैं, 8 करोड़ में से 3 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है, तो 8 करोड़ वोटर तो आपने रहे। इस चीज़ की व्याख्या को हमको लगता है कि किसी आँख में धूल झोंकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अजीत अंजुम जी ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि मुकदमा हो गया, मुकदमा से फांसी नहीं होती है ना। बिल्कुल। और एक आदमी अगर फांसी वसूली पर चढ़ भी जाए और समाज का कल्याण हो जाए तो वो वही तो शहीद कहलाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के तरह, खुदीराम बोस के तरह, अशफाक उल्लाह खान की तरह। एक चीज ये भी तो लगता है जब ओपनली आप दिखा दिया विजुअल, आप समझिए जो भाई साहब धड़ल्ले से बिना हस्ताक्षर का फॉर्म जमा हो रहा है, तो वो सामाजिक रूप में हमें भी याद है, गांव में होता है कि एक जगह लोग बैठ जाते हैं, गांव के मुख्य 4 लोग बैठ जाते हैं, अच्छा उसके घर में ये लोग हैं, वो लोग हैं, वो नाम भर के फॉर्म भर के जमा हो जाता है। और 2-4 जगह मैंने भी ये चीज़ देखा कि वे सब लोग सहमति होकर फॉर्म भरा। बताइए, 2 चीज़ है। आपको हड़बड़ी किस बात की है? आप चुनाव करा लो, फिर संपूर्ण देश में एक साथ विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण करा लो, कौन रोकता आपको भाई? बिल्कुल, जब समय मिलेगा। ये तर्क है, ये तर्क संगत है, लेकिन उसमें भी आप बताइए कि हर बार जो वोटिंग प्रतिशत 55-60 रह जाता है, इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रही होगी, या वाकई 40% लोग वोट डालते ही नहीं है। नहीं, देखिए ये भी तो हो सकता है उसमें 10-20% वोट जो है। हम लोग तो गाँव जीते हैं ना भाई। जी।
जब 80% पोल नहीं 70% पोल जाने लगता है तो पार्टी कहती है कि भैया अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। एक बार नहीं, पता नहीं आप फेस किए हैं कि नहीं, लेकिन आपका अभिषेक फेस किया हो सकता है आप उतना गाँव रहे हैं कि नहीं हम नहीं जानते हैं नीरज बाबू, लेकिन हम लोग तो चुनाव को देख रहे हैं, कम से कम 65 वर्ष उम्र है, तो गोया कि 40 वर्ष से तो देख ही रहे हैं, बल्कि कह सकते हैं 45 वर्ष से देख रहे हैं चुनाव को, तो देख रहे हैं कि किसी भी बूथ पर अगर 70% मतदान हो जाता है, उसी समय से प्रेजाइडिंग पार्टी पोलिंग सब गए, भैया आप छोड़ दीजिए, मेरा गर्दन बचाइए, हमारा नौकरी चली जाएगी, फलाना हो जाएगा, चिलाना हो जाएगा, ढकनमा हो जाएगा। लेकिन आप देखिए तो जब पंचायत चुनाव होता है तो कैसे 95% पोल होता है, कैसे 90% पोल होता है, उस समय मतदाता आ जाते हैं। पंचायत चुनावों में माने मोर देन 80% पोल होता है हर बूथ पर, क्या उस समय मतदाता आ जाते हैं? देखिए सच्चाई ये है कि जो आप आंख में धूल झोंकने का प्रयास मत करिए। हम छोड़िए, हम तो उस मामले में बहुत ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन विपक्ष में रहने वाले लोग भी एक से ज्ञानी हैं। आज देख रहे थे, आज डिबेट हो रहा था असेंबली में, या कल ही हो रहा था, आज कल ही हो रहा था भाषा का क्या एक डिप्टी सीएम को उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारे नेता तेजस्वी जी, जिसको लोग कहता है नौवीं फेल है, उसकी मर्यादित भाषा आज तक सुने कहीं? आज तक कहीं किसी डिबेट में, टीवी चैनल में या विधानसभा के फ्लोर पर? और फिर डायरेक्शन कौन दे रहे हैं चेयर को? असेंबली के सबसे बड़े चेयर पर्सन स्पीकर साहब होते हैं, और उसको डायरेक्ट कर रहे हैं कौन? विजय सिन्हा जी। कितना बोलेंगे आप नेता प्रतिपक्ष? मतलब बोलने का समय देते हैं स्पीकर साहब, तय करते हैं उठ करके, हस्तक्षेप करके। वही वो जो प्रेम गुप्ता जी बोल रहे हैं, भाई बताइए, नहीं चलेगा। अब कह रहे हैं स्पीकर साहब बैठिए, नहीं चलेगा, तो भैया मेरे तुम ही स्पीकर बन जाओ ना। इसका मतलब ये है कि आप लोग एनार्की जानबूझ के पैदा करते हो, सत्य समाज में जाने नहीं देना चाहते हो। लेकिन सत्य तो इतना गया समाज में कि आप समझिए, माने कौन लेमेन भी हमको लगता है गांव का हो सकता है, बेचारा बहुत जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वहाँ तक बात ना गई हो, लेकिन गांव के हर पढ़े लिखे व्यक्ति तक, मैट्रिक पास तक भी ये बात चली गई कि तेजस्वी यादव जी अगर 200 यूनिट बिजली कहे तो नीतीश कुमार जी मजबूर हुए 87 यूनिट देने के लिए। भाई आप 200 यूनिट भी दे सकते थे, क्यों नहीं दिए? क्योंकि आप पहले कह चुके हैं कि नहीं हो सकता है बिजली फ्री, सस्ती हो सकती है लेकिन फ्री नहीं हो सकती है। अब तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि साहब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे दिव्यांगता हो या विधवा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, हम करेंगे 400 से 1500। मैंने आप जो है फोर्स हुए, आप मजबूर हुए, 1100 रुपया कर दिए। और हमारे नेता ने तो यह भी कहा था कि साहब 1500 के बाद हर साल समीक्षा करेंगे और 200 रुपया प्रति साल बढ़ाएंगे। अब ये बताइए कि चाहे लाखों नौकरियां देने का मामला हो, चाहे खेल नीति लाने का मामला हो, पर्यटन नीति लाने का मामला हो, उद्योग नीति लाने का मामला हो, मैंने खेल नीति, मेडल लॉ, नौकरी पर 18 वर्ष 20 वर्ष से क्यों नहीं हो रहा था? ये लाखों सरकारी बहालियाँ शिक्षा विभाग में 18 साल से क्यों नहीं हो रहा था भाई? तब मतलब ये तो माना जाएगा ना भाई कि मैंने तेजस्वी प्रसाद यादव जी या महागठबंधन बना और नरेटिव पकड़ करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री को फोर्स किया, चाहे जाति गणना हो या आरक्षण विस्तार हो या इन तरह के जन कल्याणकारी कामों में लाखों नियुक्ति का मामला हो, तो कोई किसी के कहने से होगा कि आखिर हमारे लीडर का कि लोकप्रियता का ग्राफ जो इतना तेजी से बढ़ा, तो समाज तो सत्य के पीछे खड़ा होती है। समाज देर सवेर सत्य को स्वीकार करती है, और उसी सत्य को स्वीकार करके जब सर्वे में लगा मैंने नफरतियों को कि अब तो तेजस्वी यादव किसी को चलने न देगा, अभी 32 के बदले 62 हेलीकॉप्टर भी चलेगा तो शायद ये मतलब दम तोड़ देगा, तो भाई अब चुनाव आयोग को हथियार बना करके, और चुनाव आयोग तो ओपन है,
कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रही है, बीजेपी के इशारे पर, ये कोई छिपी हुई किसी बात है क्या? आप लोग शुरू से समाजवाद की बात कर रहे हैं और वो सामंतवाद का विरोध भी करते हैं, राजतंत्र का विरोध करते हैं और कहते हैं अब राजा के कोख से राजा नहीं बनेगा। लेकिन जो आरोप लगता आ रहा है कि भाई तेजस्वी यादव ही क्यों, मतलब मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री क्यों? बिल्कुल, अगर मान लीजिए राजा का बेटा काबिल है तो उसको आप मार दो। विरोध कर रहे हैं ना? नहीं, उसका नहीं, एक बात बताइए, अगर उसमें काबिलियत है, एक फिर कह रहे हैं, फिर तो वही चलेगा राजतंत्र में ही, तो फिर आप जा रहे हैं वापस। देखिए, तो हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं हमारे पार्टी में, 75 MLA है ना, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, अपने नेता से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि जब हम लोग किसी डैश पर बैठते हैं तो जितना इन्फ्लुएंस करता है हमारा नेता, हम लोग नहीं कर पाते हैं, महसूस करते हैं। बल्कि विपक्ष में बहुत, सत्ता पक्ष में भी बहुत लोग हैं, एक आध को छोड़ करके कोई उनका काउंटर करने की स्थिति में भी नहीं। तो हमारा ये कहना, उधर भी है एक आध जरूर अच्छे लोग हैं, हर जगह होते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि अगर मुख्यमंत्री का बेटा काबिल है, होशियार है, तो कौन सा गुनाह कर लिया कि उसके लिए आप जब स्पेस नहीं दोगे भाई, तो मार दोगे उसको? तो यही मारने का प्रयास हो रहा है, यही बात तो समाज में भी हो रहा है। मेरी बात समझिए, मारने का प्रयास भी हो रहा है, भ्रूण हत्या की चेष्टा हुई कि नहीं? 14 वर्ष की उम्र में तेजस्वी प्रसाद, जरा आपके घर में बच्चा है कि नहीं 14 वर्ष का, जरा उससे दलाली करा लीजिए, तो जरा करा लीजिएगा दलाली उससे। पता ही नहीं होता बच्चों को, बताइए, 14 वर्ष के बच्चा को पता होगा? अब उस पर आरोप क्या है कि 14 साल की उम्र में रेलवे में ठेकेदारी में दलाली कर रहा था। उनको लग गया, पाखंडियों को, नफरतियों को, ये देश के दुश्मन संघियों को, इसको लग गया कि तेजस्वी यादव में वो तेज है कि अपने आभा से ये देश में लोकप्रिय क्या हो सकता है, देश को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसकी भ्रूण हत्या का प्रयास करो और फिर उसके ऊपर मुकदमा दर मुकदमा हुए। तो मुकदमा एक पर हो तो बात हो, अब आरोप है वही 14 साल में हम ठेकेदारी में दलाली डील कर रहे थे। तो देखिए, समाज सब कुछ समझती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब तो फिर कह रहा हूँ कि सी वोटर हो या 2-3 और एजेंसी का ही बात में सर्वेक्षण आया है, और संघ भी सर्वेक्षण कराया होगा, निश्चित कराया होगा। उनको तो हजारों सैकड़ों उनके पास संगठन है, सरकार भी कराई होगी। तो घबराहट में चुनाव से 1 महीना पहले विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण, मैंने गहन मतदाता पुनरीक्षण भी नहीं, विशेष स्पेशल SIR हो गया। तो मतलब ये है, समझिए कि निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव को लूटने की साजिश है, और इस साजिश का पर्दाफाश करके हम लोग इन लोगों को चलने नहीं देंगे। बिहार की जनता परिवर्तन को पसंद की है, संघर्ष की भूमि है, फिर मैं कह रहा हूँ कि शासन की भूमि है, गणित की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, पता नहीं और जो कह दीजिए। तो संघर्ष, परिवर्तन, गणित, ज्ञान, प्रशासन, अहिंसा, सबको हम सब चीज़ की जननी रही है, ये गणतंत्र की जननी रही है। यहाँ पर कोई भी आदमी सिरफिरा हम इसलिए कह रहे हैं कि गणतंत्र की जननी में अगर गणतंत्र को तुम ध्वस्त करना चाहोगे तो यहाँ के आवाम उठ खड़े होंगे, और जब उठ खड़े होंगे तो किसी को भागने का रास्ता नहीं। तो आपके 3-4 मुद्दे जो आप लोगों 3-4 महीने से आप लोग चला रहे थे कि हम दे देंगे वृद्धा पेंशन, माय बहन योजना, बिजली फ्री और गैस सिलेंडर, ये 4-5 चीज़ आपका मुख्य एजेंडा था। उनमें से 3 चीज़ तो इन लोगों ने चुरा ही लिया, कर ही दिया। नहीं, चौथा भी चुराएगा, वो भी हाँ करने वाले, चौथा भी चुराएगा, सुनने में आया है। लेकिन चोर तो चोर होता है ना, समाज तो समझ रही है ना कि तेजस्वी 15 कहा तो 11 दिया, तेजस्वी 200 कहा तो ये 125 दिया, तेजस्वी ने कहा था तो ये भी नहीं देता, तेजस्वी अगर मान लीजिए 2500 कहा है तो हो सकता है 2000 तक ये लोग भी पहुँच जाए। इसका मतलब अभी भी कमी तो है ही है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए समाज, बिहार की आवाम जो है हम लोगों को लाएगी, महागठबंधन को लाएगी। वो लोग तो कह रहे हैं कि अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा, आपके सारे मुद्दे को पूरा ही कर दिया, जो मांग था हम खुद ही मांग पूरा कर दिए। वो की अब जरूरत क्या है विपक्ष की? अब देखिए तो नीरज बाबू, एक बिहार की आवाम समझ रही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ लोगों तरह सीखते रेडियो का ज़माना नहीं है। जी।
तो ये बात एक एक लोग समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी अगर रेखा नहीं खींचते तो उस रेखा पर नीतीश कुमार जी नहीं चलते। तो अगर नहीं चलते तो रेखा में भी आपने एक तो रेखा खींची तेजस्वी यादव जी, तो आप डर से किया, आप फिर उसमें कमी भी रखे हुए हैं। तो एक तो अब मैंने अगर समाज इसका उपकार मानेगा तो तेजस्वी जी के प्रति श्रद्धा होगा, और यह भी मन में होगा कि तेजस्वी जी आएगा तो 400 रुपया और बढ़ेगा, 75 यूनिट बिजली और बढ़ेगा, तो क्यों ना भैया मेरे 20 बरस इसको देखे तो 5 साल इनको देख लेते हैं। इसलिए तो घबराहट है लोगों को। बिल्कुल। अच्छा, एक और नई पार्टी आई है, ज़बरदस्त प्रचार चल रहा है उनका, जनसुराज के बारे में नाम शायद सुना ही होगा आपने, प्रशांत किशोर लगे हुए हैं और युवा हैं। आपके पार्टी में भी कभी उन्होंने सपोर्ट किया था 2015 के विधानसभा चुनाव में। क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो विपक्ष का मुद्दा है वो अब उनके पास चला जाएगा और जो विपक्षी वोटर हैं वो एकत्रित ना होके बढ़ जाएंगे? हमको लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम व्यक्तिगत बात करें, जी जी जी, क्योंकि आवाम ये मान रही है, हर तरह की आवाम मान रही है, चाहे हम जो राजद से जुड़ी हुई आवाम है या बीजेपी जदयू से जुड़ी हुई आवाम है, कि ये प्रशांत किशोर जी वोट काटने के तुष्बंद हैं। तो जो दोनों समाज का लोग समझेगा कि वोट काटने का तुष्बंद है, तो वोटिंग के टाइम उनके साथ खड़ा नहीं होगा, सब अपना अपना जिसको जो भाता है उसके पीछे चला जाएगा। इनके पास बचेगा क्या? नहीं, युवा में क्रेज़ दिख रहा है। हालांकि अगर आप माने ना माने, सोशल मीडिया हम भी देखते हैं और चैनल भी हमारा है, तो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनका ब्रेन वॉश जो एक चीज़ चलता है कि मतलब ब्रेन वॉश करना, तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं और कुछ लोग बदल रहा है उससे। आपने मेरा ओपिनियन पूछा है। जी जी जी, जी। और आप देखेंगे 2 महीने के बाद रिजल्ट भी आएगा। क्या है, नवंबर 20 तक सरकार बननी रहती है, जनरली 2-4 दिन आगे पीछे होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशांत किशोर जी संभवतः, देखिए जो अभी चल रहा है ट्रेंड, हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी को इंडिपेंडेंट टाइप का कोई 2-4 उम्मीदवार मिल जाए तो कहीं जीत जाए, 1-2 उम्मीदवार ने, तो कोई सीट उनको शेयर नहीं होने मिलने जा रहा है, कोई सीट नहीं मिलने जा रहा है। और इसके पीछे यही कारण है कि मास लोग महागठबंधन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारे साथ सच्चाई है, और कुछ लोग तो अंश में रहेंगे ही, बीजेपी के साथ जदयू अलायंस में भी रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग हमारे साथ होंगे और बड़े मत के अंतर से। हाँ, ये प्रपंच में ये लोग सफल ना हो। बिल्कुल। अब तो आज तो हम सुने नहीं हैं, पता नहीं लोगों ने कहा है, सुनेंगे तो बताएंगे। आप हो सकता है सुन के आए होंगे कि हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी और शायद राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि भाई अगर यही स्थिति रही, चुनाव आयोग ने स्टैंड नहीं बदला तो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल, चुनाव का बहिष्कार करने की बात कहा है, और उसका शायद गृह राज्य मंत्री ने जवाब भी दिया है कि पहले से ही आप लोग डर रहे हैं। हाँ भाई, देख लीजिए बात। तो मतलब ये है कि आप चुनाव के पहले जो प्रपंच कर रहे हो, साजिश कर रहे हो, साजिश पकड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क तुम्हारे खिलाफ आया है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। इसका मतलब चुनाव आयोग नहीं है, वो बीजेपी आयोग है, बीजेपी से संचालित है। तो चुनाव को लूटने आए हो तो तुम्हारे पास शासन सत्ता है, हम जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे साहब कि इस चुनाव में भाग लेकर हम लोग क्या करेंगे। जो महाराष्ट्र में कोई 40-42 लाख वोट मिला दिया, तो हरियाणा दिल्ली में मिला दिया बाहर से। अब तो यहाँ कुछ काटने में भी लगा हुआ है, कुछ मिलाएगा तो मिलाएगा, मिलेगा करेगा। बिल्कुल, काटेंगे भी और मिलाएंगे भी। यहाँ दोनों प्रपंच चल रहा है। लास्ट में जो वही बात आता है, चुनाव आते आते जब 10 दिन बचता है तो हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान ये सारा चीज़ हो जाता है। और जो वोटर है, जो आज तक आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं भाई नौकरी हमारे युवाओं को चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए, ऊंचे वर्ग के लोग भी इस बार माना जा रहा है, शायद राजपूत वोटर भी आप लोगों के सपोर्ट में कुछ आ रहे हैं। कई जगह हमने गहन समीक्षा भी किया था। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लास्ट में जाते जाते उन लोगों का मन फिर से बदल जाए, नहीं भाई ये मुसलमान बड़ा गंदा है, वहीं चलो वही ठीक है। हम कहते हैं देखिए, तो उसके लिए कुछ अलग से तैयारी है आप लोगों की या नहीं? कुछ नहीं, किसी बात की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए जब जनता जज करती है ना, तो आप जज करने का प्रभाव देखिए कि तेजस्वी सत्ता में नहीं है, सियासत में नहीं है, 17 महीने के लिए आए,
17 ठो हिस्टोरिक काम करके गए, चाहे 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी करने का मामला हो, या 2,90,000 शिक्षा विभाग से वैकेंसी करा करके 2,17,000 को नियुक्ति पत्र बांटने का मामला हो, या फिर वही के फिर मैं कह रहा हूँ उद्योग नीति, पर्यटन नीति, खेल नीति, तो युवा आयोग का जो कंसेप्ट दिया तो अभी वो करने जा रहे हैं। नौकरी के रोजगार के बारे में भी मुख्यमंत्री जी हमारे नेता के फुटप्रिंट पर चल रहे हैं, पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि हम 1 करोड़ देंगे। खैर वो तो कहीं जुमला होगा, मोदी जी वाला तो कोई बात ही नहीं है। तो इन चीज़ों को देखने से ये लगता है कि जो हमारा बिहार के जो महान मतदाता हैं वो एक रियल जज है, ऑब्जर्वर है। चुनाव से पहले ही उन्होंने रिजल्ट दे दिया, और सर्वेक्षण कोई तेजस्वी जी की एजेंसी नहीं है, ना राष्ट्रीय जनता दल की है, ना महागठबंधन की है, चाहे आपका सी वोटर तो और मानित एजेंसी है, और भी लोग हैं, हम खाली सी वोटर वाले नहीं करें। तो उनका सर्वेक्षण आ गया क्षेत्र से। तो आपको क्या लगता है कि इसके ग्राफ और कई गुना बढ़ेंगे? जितना ये लोग तांडव करेगा, चुनाव लूटने का प्रयास करेगा, उतना जज के रूप में बिहार के महान नागरिक दया करके कमज़ोर के साथ होगा, जिसको कोई दबाना चाहता है, समाज उसके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, समाज, मतदाता बिहार के समझदार हैं और समझदारी के साथ वोट करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसे ही माना जाता है। और आपके वोट से जीता हुआ व्यक्ति विधानसभा के मंदिर में जाकर आपके क्षेत्र का मुद्दा उठाता है, लिख के देता है, तभी वहाँ से जो बजट आता है, फंड आता है, उससे आपके क्षेत्र का विकास होता है। जैसे आप अपने मंदिर में जाके अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने खुशहाली के लिए, वैसे ही अगर आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि आपके क्षेत्र के मुद्दे को उस मंदिर में उठाएगा तो आपके क्षेत्र में खुशहाली आएगा। अगर आपने सटीक लोगों को वोट दिया, सही लोगों को वोट दिया, तभी आपके क्षेत्र में खुशहाली आ सकता है, नहीं तो फिर से आगे आप उसी बदहाली पर बने रहेंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आपने आपका भी धन्यवाद।